सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अनुच्छेद असल में संसद को कौन सी शक्ति देता है, क्योंकि ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है। इन शब्दों में एक राष्ट्र को आकार देने की, उसे एक नई शक्ल देने की ताकत है। तो देखिए, अनुच्छेद 2 संसद को 2 तरह की पावर देता है। पहली है प्रवेश देना, यानी एडमिट करना। मतलब कोई पहले से मौजूद राजनीतिक इकाई, मान लीजिए कोई छोटा देश या कोई और इलाका, उसे भारत में शामिल कर लेना। और दूसरी पावर है स्थापना करना, यानी इस्टेब्लिश करना। मतलब किसी ऐसे क्षेत्र में बिल्कुल नया राज्य बना देना जो पहले भारत का हिस्सा था ही नहीं। तो ये 2 अलग अलग लेकिन दोनों ही बहुत शक्तिशाली काबिलियतें हैं। अब इस कानून को सिर्फ किताबी तौर पर नहीं, बल्कि एक असली ऐतिहासिक और बेहद अहम उदाहरण से समझते हैं। ये कहानी है सिक्किम की, एक ऐसा मामला जिसने अनुच्छेद 2 की शक्तियों को सबसे बड़ी कसौटी पर परखा। सिक्किम का भारत में शामिल होना कोई एक दिन का काम नहीं था, इसकी एक पूरी जर्नी है। शुरुआत हुई 1973 में एक त्रिपक्षीय समझौते से। फिर 1974 में 35वें संशोधन के जरिए सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का खास दर्जा मिला। और आखिरकार 1975 में जब सिक्किम की विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया और वहां जनमत संग्रह भी हुआ, तो 36वें संशोधन के साथ सिक्किम भारत का 22वां एक पूर्ण राज्य बन गया। और अब आता है कहानी में असली मोड़। याद है अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद अपनी शर्तों पर नए राज्य को शामिल कर सकती है। तो सिक्किम के मामले में ऐसी क्या शर्तें थीं, ऐसी क्या कंडीशंस थीं जिन्होंने एक बहुत बड़े कानूनी विवाद को जन्म दे दिया? ये बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से देखिए। जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो उसकी 32 सीटों वाली विधानसभा में एक खास सीट रिजर्वेशन फॉर्मूला लागू किया गया। ये अनुच्छेद 371F के तहत हुआ ताकि वहां के अलग अलग समुदायों के अधिकारों की रक्षा हो सके। देखिए, सिक्किम का इतिहास और जनसंख्या बहुत अलग थी। वहां के मूल निवासी यानी भूटिया लेप्चा समुदाय की पहचान को बचाना एक बड़ी प्राथमिकता थी। इसलिए उनके लिए 12 सीटें और बौद्ध संघों के लिए 1 सीट आरक्षित की गई। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि यही इस पूरे मामले की जड़ है। उस वक्त भूटिया लेप्चा समुदाय, जो सिक्किम के मूल निवासी थे, वो राज्य की कुल आबादी का करीब 20% थे। एक अहम अल्पसंख्यक समूह जिनकी अपनी अलग संस्कृति और राजनीतिक विरासत थी, और उसी विरासत को बचाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अब देखिए कि हुआ क्या। इस 20% आबादी को विधानसभा की 38% सीटें दे दी गईं, मतलब 32 में से पूरी 12 सीटें। और बस यहीं से सारा विवाद खड़ा हो गया। जो लोग अदालत गए, उनकी मुख्य शिकायत यही थी कि ये तो लोकतंत्र के एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। ये प्रतिनिधित्व पूरी तरह से अनुपातहीन है। तो इस असमान रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और ये केस मशहूर हुआ आरसी पौड्याल बनाम भारत संघ मामले के नाम से। एक ऐतिहासिक मामला जिसने अनुच्छेद 2 के तहत संसद की शक्ति की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। अब अदालत में 2 तर्क आमने सामने थे। सरकार का कहना था कि नए राज्य को शामिल करना एक राजनीतिक सवाल है और अदालतें इसमें दखल नहीं दे सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना। अदालत ने साफ कहा कि संसद की शक्ति निरंकुश नहीं है और अगर शर्तें संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं तो न्यायपालिका बिल्कुल उनकी समीक्षा कर सकती है। हालांकि अदालत ने ये जरूर माना कि अनुच्छेद 2 के तहत संसद की शक्ति बहुत व्यापक है, लगभग एक संप्रभु शक्ति की तरह। जस्टिस रामास्वामी के शब्दों में, संसद को ये तय करने का पूरा अधिकार है कि नए राज्य किन शर्तों पर शामिल होंगे। लेकिन, और ये एक बहुत बहुत बड़ा लेकिन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संप्रभु शक्ति भी संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर से बंधी हुई है। इसका मतलब साफ था, संसद ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकती जो लोकतंत्र, समानता या फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जैसे बुनियादी सिद्धांतों को ही खत्म कर दे। तो एक बहुत जरूरी सीमा यहाँ पर तय कर दी गई। तो इस पूरे फैसले का भारत के संघीय ढांचे के लिए क्या मतलब था? इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्थापित किया। इसे कहते हैं असममित संघवाद या असिमेट्रिक फेडरलिज्म। आसान भाषा में इसका मतलब है कि भारत में हर राज्य के साथ एक जैसा बर्ताव करना जरूरी नहीं है। सिक्किम जैसे राज्यों की अनोखी ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए उनके लिए खास प्रावधान किए जा सकते हैं, और आरसी पौड्याल मामले का फैसला इस सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है।
अगर हम दुनिया के दूसरे बड़े संघों से तुलना करें तो भारत का तरीका काफी अलग और अनोखा है। जैसे अमेरिका में कांग्रेस नए राज्य बना सकती है, लेकिन किसी मौजूदा राज्य की मर्जी के बिना उसकी सीमाओं के अंदर नहीं। वहां राज्यों के अधिकारों पर ज्यादा जोर है। कनाडा में तो ये प्रक्रिया और भी सख्त है। वहां संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ती है। इनके मुकाबले भारत का अनुच्छेद 2 संसद को बहुत ज्यादा लचीलापन और शक्ति देता है, जिसका मकसद देश की एकता और अखंडता को सबसे ऊपर रखना है। मशहूर संवैधानिक विद्वान ग्रैनविल ऑस्टिन ने बिल्कुल सही कहा था। अनुच्छेद 2 ये दिखाता है कि भारतीय संघवाद कितना केंद्रीकृत है, मतलब अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार के पास रहता है, ताकि वो देश की अखंडता और प्रशासनिक ढांचे को बनाए रख सके। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या अनुच्छेद 2 भारत की एकता के लिए एक जरूरी उपकरण है, एक ऐसा औजार जो अलग-अलग इलाकों को उनकी अनोखी पहचान के साथ देश से जोड़ता है, या ये एक ऐसा अपवाद है जो समानता के सिद्धांत के लिए एक चुनौती पेश कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो भारतीय संविधान के लचीलेपन और उसकी जीवंत प्रकृति को खूबसूरती से दिखाता है।